यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सबको मार दूंगी। जरा सोचिए, रात का अंधेरा हो और अचानक से कोई अनजान खौफनाक आवाज आपसे ये कहे तो कैसा लगेगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे ना? इसी भयानक और बिल्कुल सच्ची चेतावनी के साथ शुरुआत होती है हमारी आज की इस कहानी की। चलिए इस रूह कंपा देने वाली घटना के विश्लेषण में गहराई तक उतरते हैं। आज हम जिस घटना को डिकोड करने वाले हैं वो है 1987 की गांधीनगर की घटना। एक ऐसी घटना जिसने रमेश मजूमदार और उनके पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। हुआ यूं था कि रमेश जी जो रेलवे में काम करते थे, उन्होंने अपने परिवार को हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। एक नई शुरुआत, एक नया शहर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये किराए का घर उनके लिए एक जीता जागता और जानलेवा दुष्स्वप्न साबित होने वाला है। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि भाई जब अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुई तो वो परिवार तुरंत वो घर छोड़कर भागा क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल कारण था नंबर 2। जी हाँ, 2 महीने का एडवांस किराया। रमेश जी ने इस सस्ते और बहुत ही बढ़िया दिखने वाले घर के लिए पूरे 2 महीने का किराया पहले ही दे दिया था, और ऊपर से उनकी बहन का घर भी बिल्कुल पास ही था। तो एक आम इंसान की तरह प्रैक्टिकल सोचते हुए उन्होंने शुरुआत में मिली उन सभी अजीब चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और इस आर्थिक जाल में फंसते चले गए। आगे बढ़ने से पहले ना जरा इस घर के नक्शे को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। घर में घुसते ही एक बड़ा सा खुला आंगन था जहां आम और जामुन के पेड़ लगे थे। बाएं तरफ मकान मालिक का अपना हिस्सा था, और जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो एक बड़ा सा गलियारा आता है। उसी गलियारे में दाईं ओर वो रहस्यमयी बंद कमरा था। मकान मालिक का कहना था कि ये कमरा उनके अमेरिका में रहने वाले बेटे का है, लेकिन असल में यही वो ताला लगा हुआ बंद कमरा था जो इस पूरी खौफनाक कहानी का असली केंद्र बिंदु था। तो शिफ्ट होने के ठीक 5वें दिन से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। रमेश जी अपने किसी काम से रेवाड़ी गए हुए थे। घर पर सार्थक की माँ अकेली थी और खाना बना रही थी। अचानक उनकी नजर मुख्य दरवाजे पर पड़े पर्दे पर जाती है। उन्होंने वहां एक बिल्कुल साफ गहरी काली परछाई देखी, और सिर्फ देखा ही नहीं, वो परछाई उनके कमरे के पास से गुजरी और सीधे उस रहस्यमयी बंद कमरे के अंदर चली गई। जब उन्होंने घबराकर तुरंत बाहर जाकर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, और सबसे अजीब बात, उस कमरे पर पहले की तरह ही बाहर से भारी ताला जड़ा हुआ था। लेकिन सच मानिए, खौफ तो बस अभी शुरू हुआ था। अगले ही दिन 4 साल का सार्थक चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागकर आया। माँ दौड़कर ऊपर गई और उन्होंने जो देखा वो किसी को भी अंदर तक डरा दे। सार्थक का 2 साल का छोटा भाई बिस्तर पर बैठा था, लेकिन वो वहाँ अकेला नहीं था। वो हवा में देखकर जोर जोर से हंस रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी से बातें कर रहा हो, एक अदृश्य साथी से। बच्चे अपनी तोतली जबान में उसे हाउ यानी भूत कह रहे थे। इस वाकये ने माँ को इतना खौफजदा कर दिया कि वो उसी वक्त बच्चों को लेकर अपनी बुआ के घर भाग गईं। और फिर शुरू हुआ एक नया भयानक दौर, शारीरिक संपर्क का। एक दोपहर, दिल्ली की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सार्थक की माँ बच्चों के साथ सो रही थीं और उन्होंने खुद पर भारी कंबल ओढ़ा हुआ था। गहरी नींद में अचानक उन्हें लगा कि कोई बहुत ही धीरे धीरे उनका कंबल नीचे खींच रहा है। जैसे ही चादर उनके ऊपर से हटी, वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं। कोई अदृश्य ठंडी और खौफनाक ताकत अब उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अब ये कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। इसके लिए घर की बनावट को समझना जरूरी है। रमेश जी के परिवार का कमरा जिस तरफ था ना, वहां पीछे एक बहुत ही संकरी सी गली थी, और उस कमरे की दीवार के एकदम आखिर में एक खिड़की थी जो सीधे उस गली की तरफ खुलती थी। ये खिड़की जमीन से काफी ऊंचाई पर थी, लगभग दूसरी मंजिल की ऊंचाई पर, और कमरे के अंदर उस खिड़की के बिल्कुल पास एक पुरानी मेज और कुर्सी रखी हुई थी। अब जरा लॉजिक लगाइए, उस नीचे की संकरी गली से किसी भी जिंदा इंसान के लिए ऊपर उस खिड़की तक पहुंचना या शीशे को छूना पूरी तरह से नामुमकिन था। दीवार के बाहर कोई छज्जा नहीं था, कोई पाइप नहीं था जिसे पकड़कर कोई ऊपर चढ़ सके। बाहर से वो दीवार एकदम सपाट थी। उसी शाम को जब माँ खाना बना रही थीं, तो अचानक उस नामुमकिन सी खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक। जैसे ही वो खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ीं, उनका अब दिमाग ठनका कि अरे बाहर हवा में कोई इंसान कैसे हो सकता है। और तभी
उस खिड़की के ठीक बाहर से एक बेहद खौफनाक जानवरों जैसी गुर्राहट की आवाज आई। वो आवाज इतनी ज्यादा अमानवीय और गुस्से से भरी थी कि माँ डर के मारे चीखते हुए उस कमरे से ही बाहर भाग गईं। जब उस डरी सहमी माँ ने मकान मालिक को जाकर ये सब बताया तो पता है उनका रिएक्शन क्या था? मकान मालिक ने बड़ी ही चालाकी से बात को टालते हुए कहा, अरे उसने बिल्ली देखी होगी, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही अजीब था। साफ समझ आ रहा था कि वो बुजुर्ग मकान मालिक कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं और जानबूझकर इस परिवार के डर को बस एक वहम साबित करने में लगे हुए हैं। फिर आता है वो रविवार का दिन। ये दिन इस परिवार के लिए सबसे भयानक साबित हुआ क्योंकि हमले अब बहुत हिंसक हो चुके थे। सुबह सुबह उस अदृश्य ताकत ने छोटे बच्चे को बिस्तर से नीचे जमीन पर धकेल दिया। दोपहर होते होते माँ के कानों में बिल्कुल पास से वही जानलेवा धमकी फुसफुसाई गई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। और फिर जब माँ सार्थक को गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो किसी ने उन्हें पीछे से जोर का धक्का दे दिया। दोनों नीचे गिरे और बच्चे के सिर पर गहरी चोट आई। और सच कहूं तो ये इस घटना का सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। जब सुबह वो 4 साल का बच्चा सार्थक बिस्तर से गिरा था ना, तो उसे लगा कि ये उसकी माँ ने किया है। उसने रोते हुए कहा, माँ तुमने मुझे धक्का दिया। वो मासूम बच्चा उस खौफनाक और अदृश्य ताकत से बिल्कुल अनजान था जो उसके पूरे परिवार की जान लेने पर उतारू थी। अब इतने सारे हिंसक हमलों के बाद भी रमेश जी अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। उनका साइंस वाला दिमाग इसे सिर्फ अपनी पत्नी का दिमागी तनाव मान रहा था। पत्नी और बच्चों को सुरक्षित बुआ के घर भेजने के बाद रमेश जी उस रात उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेले थे। वो उसी खिड़की वाली मेज पर बैठकर अपने माता पिता को खत लिख रहे थे। और यहीं पर हमारा वो सबसे बड़ा सवाल फिर से खड़ा होता है, आखिर उस बंद कमरे में था कौन, या ऐसा क्या था जो वहां से बाहर आने के लिए तड़प रहा था? रमेश जी खत लिख ही रहे थे कि तभी उसी खिड़की पर शीशे पर जोर से दस्तक होती है। हाँ, वही खिड़की जहां तक पहुंचना असंभव था। रमेश जी को लगा कि शायद कोई चोर उचक्का है जो चोरी करने आ गया है। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए पास ही पड़ा एक डंडा उठा लिया और उस सोचे हुए चोर को धमकाने लगे। लेकिन अगले ही पल कमरे का पूरा माहौल पलट गया। कमरे का तापमान एकदम से नीचे गिर गया। हवा इतनी भारी और बर्फ जैसी ठंडी हो गई जैसे किसी ने उन्हें कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया हो। रमेश जी को साफ तौर पर महसूस होने लगा कि कोई उनके बिल्कुल बगल में खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और खिड़की का पर्दा झटके से हटाया और बाहर जो नज़ारा था उसने रमेश जी के सारे वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल लॉजिक हमेशा के लिए खत्म कर दिए। खिड़की के बाहर शून्य में तैरती हुई एक लड़की की आकृति थी। उसकी आंखें खौफनाक तरीके से बड़ी बड़ी थीं और बाल इतने बिखरे हुए थे कि उसका डरावना चेहरा आधा ढका हुआ था। वो बिना किसी सहारे के जमीन से इतनी ऊंचाई पर बस हवा में लटकी हुई थी। और फिर उस भयानक आत्मा ने सीधे रमेश जी की आंखों में घूरते हुए वो आखिरी चेतावनी दी, क्या तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहते हो या मैं सबको मार दूं? बस इस एक वाक्य ने रमेश जी के अंदर के उस सख्त निडर इंसान को पल भर में चकनाचूर कर दिया। वो डंडा वहीं फेंका और उसी पल अपनी जान बचाकर उस कमरे से भाग निकले। इस रूह कंपा देने वाली रात के बाद क्या आप यकीन करेंगे कि ये परिवार उस घर में कितने दिन रहा? सिर्फ 9 दिन। जी हाँ, सिर्फ 9 दिन। अगले ही दिन रमेश जी ने मकान मालिक के सामने जाकर अपना किराया वापस मांगा। लेकिन सबसे अजीब और पागलपन वाली बात पता है क्या थी? मकान मालिक ने रमेश जी से कहा कि वो अपने परिवार को गांव भेज दें और खुद अकेले उसी घर में उनके साथ रहें। मतलब ये कितनी बेतुकी और अमानवीय सलाह थी। खैर, जब उन्होंने वो घर खाली किया और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। मकान मालिक जिस चीज को सिर्फ एक आवारा बिल्ली बता रहे थे ना, वो असल में उनकी अपनी 22 साल की बेटी थी। उसी ताले वाले बंद कमरे में उस लड़की ने अपने प्रेमी से शादी न हो पाने की गम में बहुत ही दर्दनाक तरीके से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और मकान मालिक ये सब बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन इस प्रॉपर्टी का सबसे काला सच अभी बाकी है। बेटी की मौत के बाद उन माता पिता के झूठे अहंकार को इतनी ठेस पहुंची थी कि उन्होंने अपनी ही बेटी का अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं किया।
नतीजा, उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो गई और वक्त के साथ बेहद हिंसक बन गई। पड़ोसियों ने बताया कि रमेश जी के परिवार से ठीक पहले जो किराएदार वहां रहने आए थे, उनके छोटे बच्चे को उसी आत्मा ने छत से धक्का दे दिया था और उस मासूम की मौत हो गई थी। तो ये कोई मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक खूनी इतिहास था जो रमेश जी के परिवार के साथ दोहराया जा रहा था। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर रमेश जी का वो लॉजिक वाला संदेह एक रात और टिक जाता, अगर वो परिवार सिर्फ एक रात और उस घर में रुक जाता, तो उस 4 साल के सार्थक का क्या होता? क्या उसका भी वही भयानक अंजाम होता जो पिछले किराएदार के बच्चे का हुआ था? ये स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि कैसे सही समय पर लिए गए एक